जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 की एक नई वीडियो में। दोस्तों, डेली की तरह आप सभी के लिए फिर से एक बार लेकर आ चुका हूं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक नई वीडियो। आज की वीडियो में भी दोस्तों हम परीक्षा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। डेली दोपहर 1 बजे दोस्तों हमारी क्लास आपको चैनल पर देखने को मिलती है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए है कि निम्न में से लंबोदर कौन सा शब्द है। निम्न में से लंबोदर कौन सा शब्द है। देखिए, कल ही मैंने एक चीज़ ये क्वेश्चन कराया था आप सभी को और डिटेल्स में एकदम बताया था, जिसमें मैंने आपको रचना के आधार पर बताया था कि शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है, जिसमें सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कि क्यों रूढ़ कहते हैं, क्यों यौगिक कहते हैं और क्यों योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करता हूँ, राइट आंसर की लंबोदर के लिए। तो लंबोदर के लिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, योगरूढ़ शब्द है। अब इसे योगरूढ़ शब्द क्यों कहते हैं, तो जितने भी दोस्तों आप याद रख लीजिएगा बहुव्रीहि समास होते हैं, जितने भी बहुव्रीहि समास के जो शब्द होंगे वो सभी दोस्तों आपको योगरूढ़ शब्द देखने को मिलेंगे। आपको योगरूढ़ शब्द सही करना है। ठीक है, जैसे लंबोदर यहाँ पर आपका योगरूढ़ है। मैं बात करूँ दशानन क्या है, तो दशानन भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि मैं चतुर्भुज की बात करूँ तो चतुर्भुज क्या है, ये भी योगरूढ़ शब्द है। तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी दोस्तों योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आप कौन सा सर्वनाम है। ये जो शब्द दिया गया है आप, ये कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, एक चीज़ नोट करिएगा, सबसे पहले नोट करा देता हूँ, सर्वनाम की यहाँ पर बात करिए तो यह, ठीक है, यह, वह, ये, वे, ये क्या होते हैं, ये दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जहाँ भी आपको ये शब्द देखने को मिले और पूछे कौन सा सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ नोट करिएगा, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये जहाँ पर शब्द आपको देखने को मिले तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरी मैं बात करूँ, जैसे आपको जो और सो, ये दो शब्द जहाँ देखने को मिले, यानी जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा करेगा वैसा भोगेगा, तो ये क्या है, ये दो हैं जो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं बात करूं, एक और चीज़ याद रख लीजिएगा, अगला यहाँ पर कौन और क्या, ये दोनों देखने को मिले तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी जिस किसी वाक्य में दोस्तों, जैसे मैं कहूँ कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद एक और लास्ट याद रख लीजिएगा, आप और स्वयं। आप और स्वयं, जहाँ पर आपकी बात करी जाए यानी स्वयं की बात करी जाती है, उसे दोस्तों हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है आप कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आप दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम प्रकार नोट करिएगा। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद नोट कर लीजिएगा आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद नोट कर लीजिएगा संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद लास्ट का नोट कर लीजिएगा आप निजवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार के सर्वनाम हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखिए,
इसके आंसर की मैं बात करूं तो प्रतिदिन में आंसर आपने बता दिया होगा, ठीक है। जिसने भी नहीं बताया वो चीज़ समझ लीजिए। जैसे जो समास में, जैसे मान लीजिए कोई शब्द जुड़ा हुआ है पेट, ठीक है, इसके पहले जो शब्द जुड़ता है ना, मान लीजिए पहले जो शब्द जुड़कर इसके शब्द में परिवर्तन कर दे, एक नया शब्द बन जाए, तो उसे दोस्तों हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसका अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। प्रथम पद इसका प्रधान होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिन में क्या जुड़ा दोस्तों? दिन में क्या जुड़ा? प्रति जुड़ा। क्या जुड़ा? प्रति जुड़ा। तो क्या हुआ? शब्द चेंज हो गया। दिन की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जब प्रति जुड़ा तो क्या हो गया? प्रतिदिन की ओर, यानी प्रत्येक दिन की बात करने लगा। तो यहाँ पर एक नया शब्द जब बनता है तो अव्ययी भाव समास कहते हैं और शब्द के स्टार्ट में जुड़ता है, ठीक है। जैसे एक मैं बात करूँ, रोज लिखा हुआ है, ठीक है, रोज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अगर मैं हर जोड़ देता हूँ तो हर रोज हो जाएगा, ठीक है, हर रोज हो जाएगा। संभव लिखा हुआ है, संभव में यथा जोड़ दूं तो यथा संभव हो जाता है। तो जिसमें शब्द में शुरुआत में जुड़े, यानी जो प्रथम पद उसका जुड़ के नया शब्द बन जाए, उसे दोस्तों अव्ययी भाव समास कहेंगे। जरूर से आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाप पुण्य में कौन सा समास है? कल की वीडियो में मैंने बिल्कुल एकदम डीपली तरीके से बताया था इसको पहचानने का तरीका, और यदि आपने वह वीडियो देखी है तो आपने आंसर दे भी दिया होगा। पाप और पुण्य में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास है। मैं पूछूं कि क्यों द्वंद्व समास है? तो यहाँ पर दो शब्द होते हैं, वो आपस में पहले तो बात योजक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं, और दोनों जो शब्द होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर पाप क्या है? विलोम है पुण्य का, ठीक है। पुण्य और पाप दोनों एक दूसरे के विलोम है और योजक चिन्ह के साथ जुड़े हैं, इसलिए द्वंद्व समास सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं में कौन सा वाक्य दिया गया है? यहां पर कौन सा वाक्य दिया गया है? देखिए ऐसे वाक्य को कैसे पहचानना है। यहां पर बोला यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा वाक्य दिया गया है? यहाँ पर हमें क्या कर रहा है? एक तरीके से संकेत दे रहा है कि यदि तुम चलोगे ना तो मैं भी चलूंगा, नहीं चलोगे तो नहीं चल पाऊंगा। यानी हमें किस तरीके से? एक तरीके से संकेत मिल रहा है। तो जब भी आपको वाक्य पढ़े और उसमें जैसा महसूस हो वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि संकेत दे रहा है, तो संकेत वाचक वाक्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, तुम अपने काम में सफल रहो में कौन सा वाक्य है? ठीक है, अब देखिए इसको पढ़िए। बोला क्या है? तुम अपने काम में सफल रहो, ठीक है। तो जब यहाँ पर सफल रहने की बात, यानी अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, आप सभी ध्यान से पढ़िए, क्या कर रहा है? वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। और जब दोस्तों अपनी इच्छा प्रकट करने की बात करी जाती है तो कौन सा वाक्य हो जाता है? इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको सेलेक्ट करना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, एकत्र की बात करूं बिल्कुल राइट लिखा गया है। नीरस की बात करूं बिल्कुल राइट लिखा गया है। योगी राज बिल्कुल राइट लिखा गया है। लेकिन मंत्रिमंडल दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। यदि अब आप पूछेंगे कि मंत्रिमंडल कौन सा शुद्ध रूप है, तो देखिए मंत्री तो यहाँ पर सही लिखा गया है, मंत्री तो यहाँ पर सही लिखा गया है, लेकिन मंडल आपने इस तरीके से देखा होगा हर जगह पर लिखा हुआ। तो ये क्या होता है? मंत्रिमंडल इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछ रहा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर नोट करिएगा। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषताएं बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं? तो पहला नोट करिएगा, सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण पहला नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नोट करिएगा, दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण।
विशेषण। तीसरा आप नोट करिएगा, तीसरा क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जिसमें अनिश्चित संख्या और निश्चित संख्या होती है। उसके बाद चौथा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। क्या दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये 4 विशेषण होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है। मैंने आपको बोला संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषताएं प्रकट करते हैं, जो विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बोला कि राम सुंदर है, राम सुंदर है, ठीक है, राम सुंदर है। तो सुंदर क्या है, ये सुंदर विशेषण है। क्यों, क्यों विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, राम की। और राम क्या है हमारे लिए, राम एक संज्ञा है। और संज्ञा और सर्वनाम की जब विशेषताएं बताई जाती हैं जिस शब्द के द्वारा, उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर बताइए कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। देखिए, सबसे पहले कृपा की बात करूं तो कृपा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कृपा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है ही नहीं। जाति संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, नमक संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, लेकिन कुलीन दोस्तों संज्ञा से विशेषण बना है। कैसे, यहाँ पर यदि मैं संज्ञा की बात करूं तो ये कुल था, ठीक है, कुल क्या था, कुल था। और उसके बाद दोस्तों ये कुलीन बना है विशेषण में आकर, ठीक है। तो इसीलिए कुलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल को आप समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली बात है दोस्तों, यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। देखिए, यहाँ पर जब आपको से देखने को मिला तो आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है कि पेड़ से फल गिरा। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। नोट करके दिमाग में डाल लीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। अपादान कारक होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है। जैसे यहाँ पर बोला है कि पेड़ से फल गिरा, तो फल क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है ना। फल क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। और जब अलग होने की चीज़ आपको देखने को मिले तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे एक और उदाहरण मैं बोल दूँ कि जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। जब कोई अलग चीज़ देखने को मिले, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो, तो अपादान कारक होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। देखिए, ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको से देखने को मिल रहा था और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको से देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया कि अलग होने की जब देखने को मिले तो अपादान होगा, लेकिन यहां पर आप वाक्य पढ़िए कि कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अलग नहीं हो रहा है कोई चीज, कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, ठीक है। और जब कोई चीज अलग ना देखने को मिले तो वहां पर दोस्तों सिंपल उसका उल्टा कर देना, अपादान का उल्टा करण हो जाएगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने क्यों बोला मैंने, यदि ने देखने को मिले, यदि आपको ने देखने को मिले तो वो कर्ता हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को देखने को मिले तो कर्म हो जाता है। से देखने को मिले या के द्वारा देखने को मिले, ये चीज़ के द्वारा जरूर से आपको याद रख लेनी है। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है, तो के द्वारा देखने को मिल रहा है ना। अब वहाँ क्या बोल रहा था, वहाँ पर देखिए बोल रहा था कि पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ के द्वारा फल गिरा, बिल्कुल सही नहीं होगा। किसके द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटा जा रहा है। तो जहाँ इस तरीके की चीज़ देखने को मिले तो वहाँ पर जो ये से विभक्ति है ये करण कारक के अंतर्गत आएगी,
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का संधि विच्छेद, देखिए कल भी मैंने आपको कराया, परसों की वीडियो में भी मैंने आपको कराया था। यदि मैं बात करूं महेंद्र की कई बार मैं बता चुका हूं, गुण संधि के अंतर्गत ये सब आते हैं। जब दोस्तों आपको ए और आ, इसके बाद छोटा ई देखने को मिले, बड़ा ई देखने को मिले, छोटा ऊ देखने को मिले, बड़ा ऊ देखने को मिले, रैसे ऋषि देखने को मिले, तो ये गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर महेंद्र में महा प्लस इंद्र आपका सही होगा, और महा में देखिए लास्ट में आपको आ देखने को मिल रहा है, और प्लस के बाद शुरुआत में आपको ई देखने को मिल रहा है, यानी आ के बाद छोटा ई आ गया ना, और जब ये छोटा आता है तो ये ए बना देते हैं मिलकर दोनों, इसीलिए दोस्तों महेंद्र में एक ही मात्रा लग गई है। ठीक है, महेंद्र में इसीलिए एक की मात्रा लग गई है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ए बना दिया। तो ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं, गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही, जिसने भी दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही बोला है, ऑप्शन सी सही बोला है, वो बिल्कुल राइट है। सुषुप्ति यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया, शुद्धवर्तनी में सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। किसी कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है। पारंपरिक कहलाती है, नवागत रूप कहलाती है, आधुनिकीकरण कहलाती है, या फिर नवीनीकरण कहलाती है। देखिए नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, ना ही पारंपरिक कहलाएगी, ना ही नवागत रूप कहलाएगी, ना ही आधुनिकीकरण कहलाएगी, वो कहलाएगी दोस्तों नवीनीकरण, यानी नए ढंग से किया जा रहा है किसी काम को, नवीनीकरण यानी नए तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है। और तरुण किसको बोला जाता है दोस्तों, तरुण युवा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, युवा यानी जवान को बोला जाता है। ठीक है, जवान को बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें तरुण का विलोम शब्द पूछा है, तो युवा का क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, जवान का क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, और हमें ऑप्शन में दोस्तों वृद्ध देखने को मिल रहा है, तो वृद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा राइट होता है। देखिए सबसे पहले सर्वोत्तम की बात करूं तो सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है। सर्वोत्तम दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये आपका सही है। ठीक है, कीर्ति की बात करूं तो कीर्ति दोस्तों आपको इस तरीके से लिखी देखने को मिलेगी, ये शुद्ध वर्तनी में। स्रोत बिल्कुल सही है दोस्तों। सांसारिक की बात करूं तो ये सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। कैसे होता है, इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में ये सांसारिक लिखा जाता है। तो ये तीनों तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, लेकिन अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्रोत है ये एकदम शुद्ध वर्तनी में लिखा गया, एकदम सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पूछ रहा है हमसे। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। देखिए कई लोग करेंगे आनी, कई लोग करेंगे धानी, लेकिन याद रख लेना इसमें बड़ी ई की मात्रा लास्ट में जुड़ी है, तो इसके लिए बड़ा ई दोस्तों आपका सही होगा। बड़ा ई इसमें प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, शब्द होता है सावधान। क्या होता है, शब्द होता है दोस्तों आपका सावधान, और सावधान में दोस्तों ई जुड़ा हुआ है। सावधान में क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है, जिसके बाद दोस्तों ये क्या बना हुआ है, सावधानी शब्द बना है। ठीक है, जिसके बाद क्या बना है, सावधानी बना है। तो इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ई इसमें प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। मैंने आपको बताया है कि तत्सम शब्द जो दोस्तों किसको कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं।
ठीक है। और जो हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें दोस्तों हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा तत्सम शब्द देखने को मिल रहा है? देखिए आंसू, आंसू का दोस्तों यदि मैं संस्कृत की बात करूँ अश्रु होता है। ठीक है। हाथी भी आपको हिंदी का शब्द देखने को मिलेगा, बारात भी हिंदी का। लेकिन यहाँ पर वर्षा, वर्षा का यदि मैं हिंदी की बात करूँ ना तो बरखा होता है। ठीक है। हिंदी शब्द बरखा होता है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है वर्षा, इसीलिए वर्षा क्या हो जाएगा? सही तत्सम शब्द हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या है? जस दूल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसे या संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। जस दूल्हा तन बनी बराता, यानी क्या? एक ही जैसा होना, सभी साथी एक ही जैसे हैं, मतलब जैसे दूल्हा है वैसे ही उसके बाराती भी हैं। तो क्या हो जाएगा? सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहां पर भी आपको प्रत्यय का प्रयोग बताना है, लेकिन शब्द एक दिया, एक नहीं दिया, 4 विकल्प दिए हैं। तो इनमें देखिए विकल्प गलत हो जाएगा। धनिक, यहां पर धनिक बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। धन प्लस इक, दोस्तों क्या? धन प्लस इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिससे क्या बना? ये धनिक बना है। ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है। तो ऑप्शन कौन सा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट कराए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर बना पाए हैं एक बार कमेंट जरूर से करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और डेली दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।